लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बिहेवियरल थ्योरी और ट्रेड थ्योरी के बारे में। आज हम शुरू करेंगे कॉन्टिजेंसी थ्योरी के बारे में। कॉन्टिजेंसी थ्योरी में ध्यान देने वाली ये बात है कि ये थ्योरी थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसलिए बीच में लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं बोलूँगा कि आप लास्ट तक देखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लास्ट तक आप देखिएगा, बीच में वो अज्यूम नहीं करना है कि ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्टिजेंसी, पहले समझते हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब है। कंटीजेंसी का मतलब होता है कि ए फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टांस विच इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। मतलब ऐसा सिचुएशन जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रेड थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी क्या था, प्रिडिक्टेबल था, लेकिन कंटीजेंसी क्या है, हम लोग वैसे सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो चेंज हो सकता है, इसलिए नाम है कंटीजेंसी थ्योरी का। शुरू करते हैं। तो 1960 और 70 के दशक में जो ट्रेड थ्योरी था और बिहेवियरल थ्योरी था, उसको जो लेटर थ्योरिस्ट थे उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था कि ये सही नहीं है। तब आया कॉन्टिजेंसी थ्योरी। कॉन्टिजेंसी थ्योरी का बेसिक बिलीफ क्या है कि जो इफेक्टिवनेस है, जो भी स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, उसका इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और सर्कमस्टांसेस पे। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिचुएशनल थ्योरी, यानी कि आप कौन से स्टाइल का लीडरशिप कहाँ लगाओगे वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एक ही तरह का लीडरशिप, जैसे मान लो मैं ऑटोक्रेटिक लीडर हूं, तो मैं हर जगह ऑटोक्रेटिक बन के नहीं रह सकता, कहीं मुझे पार्टिसिपेटिव भी बनना होगा। ठीक है, यानी कि लीडरशिप के स्टाइल को चेंज करना होगा सिचुएशन टू सिचुएशन, इसीलिए इसका नाम है सिचुएशनल थ्योरी। ये किस पे है, इसका बिलीफ है ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्विफिनैलिटी। इक्विफिनैलिटी के कंसेप्ट पे कैसे है, इक्विफिनैलिटी का मतलब है कि देयर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है, विच आर इफेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, यानी सिचुएशन के अनुसार बहुत तरह के लीडरशिप के स्टाइल हैं और उनको हमें लगाना है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विफिनैलिटी पे बेस्ड है। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे फिडलर मॉडल क्या है, उसके बाद देखेंगे उसी का एक अपडेटेड वर्जन है कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी, फिर उसके बाद हर्से एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर देखेंगे पाथ गोल थ्योरी क्या है, फिर देखेंगे टेनेबम एंड स्मिथ थ्योरी क्या है। ये सारे चीज आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है फिडलर्स मॉडल। ये किसके द्वारा दिया गया था, फ्रेड फिडलर के द्वारा दिया गया था। ये मॉडल क्या कहता है कि इफेक्टिवनेस, एक लीडरशिप का जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। ठीक है, पॉइंटर कहाँ गया, सबसे पहला फैक्टर है लीडरशिप स्टाइल और दूसरा फैक्टर क्या है, सिचुएशन दैट गिव्स द कंट्रोल टू द लीडर। यानी ये दो फैक्टर को हमें पहले पूरी तरह से डिफाइन करना होगा, क्योंकि इसी दोनों फैक्टर पे हमारा लीडरशिप बेस्ड है। तो सबसे पहले है लीडरशिप स्टाइल। हम लोग देखेंगे कि लीडरशिप स्टाइल को कैसे मेजर किया जा सकता है, या हम कैसे आइडेंटिफाई करें लीडरशिप का स्टाइल कैसा है। तो वो क्या करते हैं, इसके लिए फिडलर की एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और एक सर्वे करते हैं। सर्वे में क्या रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। उस क्वेश्चन को क्या बोला गया है, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, एक तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या है, 16 ऑब्जेक्टिव यानी कि 16 पैरामीटर के आधार पे क्वेश्चन पूछा गया है, और वो सारे पैरामीटर्स अपोजिट है नेचर में, जैसे प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। ठीक है, तो कोई भी वर्कर है उससे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपका जो लीडरशिप जो है आपका, या आपका जो मैनेजर है उसका बिहेवियर कैसा है, तो आप टिक करना है, प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है, या इफिशियंट है इनइफिशियंट है, ऐसे कर करके 16 टोटल पैरामीटर्स थे। उसके बाद क्या बेसिक इसका जम्सन था इस थ्योरी का, फिडलर्स मॉडल का, कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो चेंज नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि एक लीडर या एक जो आदमी जो जिस हिसाब से अपना लीडरशिप कैरी आउट करता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। तो क्या कर सकते हैं, सिचुएशन में चेंज हो सकता है, लेकिन लीडरशिप स्टाइल जो है वो सेम ही रहता है किसी भी लीडर का। तो ये पहले ऑर्गेनाइजेशन में गए और वो क्वेश्चन पूछे, पहले पता करने के लिए कि लीडरशिप स्टाइल कैसा है, और वो सारे से क्वेश्चन पूछ के नतीजे पे पहुंचे। इसमें क्या है, सबको स्कोर दिया गया था। ठीक है, या प्लीजेंट है तो इतना स्कोर है, अनप्लीजेंट है तो इतना स्कोर है। अगर हाई स्कोर है एलपीसी पे, इसका मतलब वो जो मैनेजर है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, यानी कि कंसर्न फॉर पीपुल उसमें ज्यादा है। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर स्कोर हाई आ गया, हाई का मतलब क्या है कि वो आदमी रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, या जो मैनेजर है या जो लीडर है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। दूसरा, अगर इसमें लो स्कोर आ गया तो इसका मतलब है वो आदमी टास्क ओरिएंटेड है। ठीक है, तो इससे दो चीजें पता चली, एक की कि वो लीडरशिप स्टाइल उसका कैसा है, आइदर वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो सकता है या टास्क ओरिएंटेड हो सकता है। ये फिडलर मॉडल में पहले लीडरशिप स्टाइल पता किया गया, क्योंकि इसी दो फैक्टर पे ये सारा चीज बेस्ड है। लीडरशिप स्टाइल पता चल गया, अब दूसरा पता करना है कि सिचुएशन क्या है।
ठीक है, यानी कि सिचुएशन के बारे में हमको पता करना है। अब सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए 3 डायमेंशन पे फोकस किया गया, ठीक है, और इसी 3 डायमेंशन के आधार पे देखा गया कि कौन सा लीडरशिप का तरीका जो है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। वो 3 डायमेंशन क्या थे कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप, लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा, अभी नहीं भी आ रहा है तो। लीडर मेंबर रिलेशनशिप क्या कहता है कि डिग्री टू विच मेंबर रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट देयर लीडर्स, यानी कि जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका अपने लीडर में कितना रिस्पेक्ट है और कितना ट्रस्ट है, ठीक है। अगर लीडर अच्छा है, इसका मतलब अगर मेंबर रिलेशन ज्यादा बेहतर है, यानी कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है, वो मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप है। तो ये 3 सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए 3 डायमेंशन पर फोकस किया गया। पहला डायमेंशन लीडर मेंबर रिलेशनशिप, दूसरा डायमेंशन क्या था, टास्क स्ट्रक्चर, यानी कि डिग्री टू विच जॉब असाइनमेंट्स आर वेल डिफाइंड, यानी कि आपको कोई काम बताया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो पूरी तरह से डिफाइंड है कि नहीं या वेग है, ठीक है। तो अगर टास्क स्ट्रक्चर या जिसको गोल भी कहा जा सकता है अगर वेल डिफाइंड है, इसका मतलब वो इफिशियंट है, ठीक है। तीसरा क्या है, पोजिशनल पावर। पोजिशनल पावर क्या है कि डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस दैट ए लीडर हैज ओवर पावर वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे जो भी लीडर है उसका कितना एक तरह से पावर है, कितना इन्फ्लुएंस है किस किस चीज पे, पनिशमेंट पे, हायरिंग पे, फायरिंग पे, ये कितना उसका इन्फ्लुएंस है लीडर का, ठीक है। तो वो पोजिशनल पावर, ये 3 जो है डायमेंशन पे फोकस किया गया, क्या पता करने के लिए, सिचुएशन के बारे में पता करने के लिए। तो इसको किस तरीके से डिनोट किया गया, स्ट्रॉन्ग और वीक से। तो ऐसे ही हाई, लो, स्ट्रॉन्ग, वीक ऐसे कर करके ये पता चलाया गया। क्या चीजें पता चली गई, एक तो लीडरशिप स्टाइल को मेजर किया गया, कैसे, एक एलपीसी चार्ट बनाया गया, क्वेश्चन पूछा गया और उसमें से पता चला कि जितने ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं इसका मतलब रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, कम नंबर्स आ रहे हैं उसका मतलब टास्क ओरिएंटेड है। दूसरा चीज भी इससे फोकस किया गया सिचुएशन पे। सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए क्या 3 डायमेंशन लिया गया। पहला लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर, पोजिशनल पावर। लीडर मेंबर रिलेशनशिप क्या है कि कितना जो फॉलोअर हैं उसके या जो स्टाफ हैं वो कितना ट्रस्ट करते हैं अपने लीडर को, ठीक है। तो ये ट्रस्ट के बेसिस पे और रिस्पेक्ट के बेसिस पे देखा गया कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप कैसा है, गुड है, बैड है, पुअर है, क्या है। टास्क स्ट्रक्चर देखा गया, ठीक है, यानी टास्क प्रॉपर्ली डिफाइंड है कि नहीं, और पोजिशनल पावर देखा गया। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे। अब इसमें देखा गया कि ये सारे चीजों को इकट्ठा करके उन्होंने एक तरह का ग्राफ बनाया, डायग्राम बनाया फिडलर ने। अब यही समझने वाली चीज है। अभी देखिए इन्होंने क्या डिफाइन किया कि 3 कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, यानी कि टोटल 8 कैटेगरीज ऑफ सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है, और उसको उन्होंने 3 तरीके से बांटा, यानी 3 सिचुएशन को बांटा। अब लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप, ठीक है, तो लीडर मेंबर रिलेशनशिप क्या था कि कितना ट्रस्ट है, कितना रिस्पेक्ट है लीडर के लिए। तो सिचुएशन ऐसा हो सकता है, पहला कि ट्रस्ट गुड हो, ठीक है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप गुड हो। दूसरे में गुड, 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 पुअर, 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 ऐसे करके ये 8 सिचुएशंस बनाए, ठीक है। पहले सिचुएशन में क्या था कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप अच्छा है, टास्क स्ट्रक्चर कैसा है, हाई है, यानी कि वेल डिफाइंड टास्क स्ट्रक्चर है, ठीक है। तीसरा है लीडर पावर पोजीशन कैसा है, यानी कि लीडर के पास कितनी क्षमता है किसी की सैलरी बढ़ाने की, किसी को निकालने की या किसी को प्रमोशन देने की। तो ये 3 सिचुएशंस हैं, ऐसे ऐसे करके 8 सिचुएशन बन सकते हैं टोटल। पहला सिचुएशन हमने डिस्कस किया, दूसरा ऐसे ही गुड, हाई, वीक ऐसे कर करके 8 सिचुएशन बन सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। ये क्या है, सिचुएशन हमने डिफाइन किया, किसके बेसिस पे, ये 3 जो सिचुएशन थे इनके बेसिस पे, 3 डायमेंशन है इनके बेसिस पे। अब देखिए ऊपर वाले फिगर में चलते हैं। यहां आपको एक ब्लू कलर से दिख रहा है लाइन, ठीक है, और यहां एक रेड कलर से लाइन दिख रहा है। ये जो ब्लू कलर वाला लाइन है वो किस लीडर का है, जो कि रिलेशनशिप मोटिवेटेड है, यानी कि जो भी रिलेशनशिप मोटिवेटेड लीडर है उसका परफॉर्मेंस हमने दिखाया है ब्लू से, और जो टास्क मोटिवेटेड लीडर है उसका परफॉर्मेंस हमने दिखाया है रेड से। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इस लाइन पे जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाएंगे परफॉर्मेंस अच्छा होता जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे परफॉर्मेंस पुअर होता जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ये नीचे है तो इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप मोटिवेटेड जो मैनेजर है उसका परफॉर्मेंस पुअर है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। तो इसके आधार पर एक तो परफॉर्मेंस हो गया गुड, पुअर, और ये लाइन जो ब्लू है, रेड है, ये क्या है, मैनेजर्स का ट्रेड दिखा रहा है कि कौन सा मैनेजर है, वो टास्क मोटिवेटेड है या मतलब गोल ओरिएंटेड है, मतलब टास्क ओरिएंटेड है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, ठीक है। अब दूसरा, ये जो 8 सिचुएशन है इसको इन्होंने 3 सिचुएशन में बांट दिया कि क्या तो सिचुएशन फेवरेबल है या मॉडरेट है या अनफेवरेबल है, ठीक। इतना समझ में आ गया।
फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जो भी हमने डायमेंशन देखे थे पिछले स्लाइड में, तीनों डायमेंशन के आधार पे सिचुएशन क्रिएट किया गया। ठीक है, वो सिचुएशन 8 सिचुएशन में बांटा गया। एक में गुड, हाई, स्ट्रॉन्ग, ऐसे कैसे करके 8 सिचुएशन बनाएंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिचुएशन आ सकता है। ठीक है, फिर दूसरे ग्राफ में ब्लू से रिप्रेजेंट किया हमने रिलेशनशिप मोटिवेटेड मैनेजर को, रेड से हमने दिखाया टास्क मोटिवेटेड मैनेजर को, मैनेजर का स्टाइल या लीडरशिप स्टाइल को। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो गुड होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो पुअर होगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिचुएशन आता है, एज्यूम करते हैं पहला एक समझ जाइए, इसके बाद सारा समझ जाइएगा। पहला सिचुएशन में देखते हैं कि जहां टास्क लीडर मेंबर रिलेशनशिप पूरी तरह से वेल डिफाइंड है, यानी कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप में जो फॉलोअर हैं उनका विश्वास है, रिस्पेक्ट है लीडर के प्रति बहुत अच्छा। ठीक है, टास्क स्ट्रक्चर बिल्कुल हाई है, पूरी तरह से वेल डिफाइंड टास्क स्ट्रक्चर है। लीडर पोजीशन पावर क्या है, स्ट्रांग है, यानी कि लीडर के पास पूरी क्षमता है कि वो किसी को रख सकता है, हायर कर सकता है, फायर कर सकता है। अब इस कंडीशन में देखिए इसके सामने वाला, अगर ऐसा सिचुएशन होगा उस कंडीशन में यहीं पे कैच है, ये जो ब्लू कलर का लाइन दिखा रहा है, रिलेशनशिप मोटिवेटेड जो मैनेजर होंगे या लीडरशिप स्टाइल जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा वो क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस पुअर होगा। लेकिन इसी सिचुएशन में जो टास्क मोटिवेटेड मैनेजर होगा उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, गुड होगा। यानी कि ये जो पहले 3 कंडीशन में आप देखेंगे कि जो भी टास्क ओरिएंटेड होगा वो क्या है, वो सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वही जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, जिसका ह्यूमन पे ज्यादा फोकस है, वो पुअर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहां पे हाई है और यहां पे लो है। लेकिन 3 के बाद 4-5 में आप देखिए 4-5 में कंडीशन क्या आ रहा है, दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, ये सब समझ जाएंगे आप। इसमें क्या है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप गुड है, सिचुएशन क्या है, टास्क स्ट्रक्चर लो है, पुअरली डिफाइंड है, और लीडर पावर पोजीशन क्या है, वीक है। इस केस में क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिचुएशन आए, उस सिचुएशन पे ये जो लाल रंग से दिख रहा है आपको, ये क्या है, टास्क मोटिवेटेड मैनेजर जो है वो पुअर परफॉर्म करेगा। यानी कि इस सिचुएशन में रिक्वायरमेंट किसकी है, ये जो रिलेशनशिप मोटिवेटेड जो मैनेजर है या जिसका फोकस रिलेशनशिप पे है, वही क्या होगा, सक्सेसफुल होगा इस कंडीशन में, और ये सक्सेसफुल नहीं होंगे। और देखिए अब लास्ट में चलते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, सब चीज पुअर है, अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप भी पुअर है, टास्क स्ट्रक्चर भी पुअर है, और लीडर पावर पोजीशन भी वीक है। इस केस में फिर आपको देखिए कौन सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर वाला, ये रेड कलर का लाइन देखिए, ये किसका है, रेड कलर का लाइन टास्क मोटिवेटेड जो लीडरशिप स्टाइल है, यानी कि जिसका टास्क पे फोकस है, ऑथोरिटेरियन टाइप का, वो ज्यादा सक्सेसफुल है, यहाँ परफॉर्मेंस उसका अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं पे देखिए ये ब्लू कलर वाला जो ह्यूमन सेंट्रिक मैनेजर है, उसका पोजीशन यहाँ पे एकदम डाउन है, उसका परफॉर्मेंस पुअर रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि लीडरशिप स्टाइल आपको सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज करना होगा। तो फिडलर ने क्या किया, इसी ग्राफ की मदद से, इसी सब चीजों के बेसिस पे इन्होंने बताया कि जब सिचुएशन ऐसा हो तो आप ये लीडरशिप स्टाइल फोकस करो, और सिचुएशन खराब हो तो ये भी फोकस, ये ऐसा लीडरशिप अपनाओ। ठीक है, तो जो लिखा है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। बात यही था। ठीक है, तो पहला क्या है, सिचुएशन एक्सट्रीमली फेवरेबल। ठीक है, जहां सारे फैक्टर हाई हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, सारे फैक्टर हाई हैं। पहला दूसरा में देखिए सब गुड है, हाई है, वीक है। ठीक है, लीडर पावर पोजीशन वीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तरह से सब चीज हाई मान के चलिए, मोस्टली यहाँ पे चीजें क्या है, हाई है। दूसरे कंडीशन में क्या है, मॉडरेट है। इस कंडीशन में देखिएगा तो ये मॉडरेट वाला सिचुएशन है, और एकदम लो की तरफ कौन सा है, ये जो लास्ट वाला एकदम अनफेवरेबल कंडीशन, ये लास्ट वाला है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जो टास्क ओरिएंटेड लीडर होंगे, यानी कि एलपीसी से पता चलेगा कि कौन सा टास्क ओरिएंटेड है और कौन सा रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। तो जो भी टास्क ओरिएंटेड है वो इफिशिएंट होंगे कौन सा सिचुएशन में, वो फेवरेबल में भी होंगे 1 2 3 वाले में, और अनफेवरेबल में भी। जैसे यहाँ पर देखिए ये टास्क ओरिएंटेड है, ये टास्क ओरिएंटेड है, ये कहां पर हाई परफॉर्मेंस दे रहा है, इस कंडीशन में 1 2 3 में, और देखिए यहां पे भी इसका हाई परफॉर्मेंस है, कहां पे, 6 7 8 में। और जो दूसरा क्या कहते हैं, जो जिसका एलपीसी पे स्कोर हाई होगा, ठीक है, यानी कि जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा, वो क्या होगा, सबसे इफिशिएंट होगा किस कंडीशन में, मॉडरेट कंडीशन में। यानी मॉडरेट कंडीशन में उसका परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। ये ब्लू वाले लाइन का देखिए, ये मॉडरेट कंडीशन में इसका परफॉर्मेंस ज्यादा है। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो जिसको नहीं समझ में आया, एक बेसिक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि एक
पंक्चर की दुकान है, साइकिल पंक्चर की दुकान है, ठीक है, जहाँ पे दो तरह के एम्प्लॉय काम करते हैं, यानी कि दो तरह के मैनेजर हैं, एक आप हैं और एक मैं हूँ। जो इस लेक्चर को देख रहा है वो है और एक मैं हूँ, ठीक है। जो इस लेक्चर को देख रहा है वो टास्क मोटिवेटेड है, ठीक है, और जो मैं हूँ वो रिलेशनशिप मोटिवेटेड हूँ। अब हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन में घुसते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिचुएशन है जहां लीडर्स और मैनेजर मेंबर का रिलेशन अच्छा है, टास्क स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी से डिफाइंड है और लीडर पावर पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग है। इस केस में क्या है कि जो परफॉर्म कौन सा अच्छा करेगा, जिसका टास्क मोटिवेटेड होगा, यानी कि जो आप होंगे, जो वीडियो देख रहा है वो टास्क मोटिवेटेड है, आप अच्छा परफॉर्म करोगे इस पंचर साइकिल पंचर की दुकान पे। लेकिन उसी समय जब मैं रिलेशनशिप मोटिवेटेड हूँ, मेरा परफॉर्मेंस क्या होगा, पुअर होगा, ठीक है। तो इतना सा समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से चलते हैं आगे। अगला है इस मॉडल का कुछ क्रिटिसिज्म है। फिडलर्स मॉडल का क्या क्रिटिसिज्म है? सबसे पहला कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप किसी भी तरीके से अपना लीडरशिप स्टाइल इंप्रूव नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से आपका बैरियर लगाता है कि ह्यूमन इंप्रूव नहीं कर सकता अपना लीडरशिप स्टाइल। तो इसलिए क्या है, दो अल्टरनेटिव हमारे पास बचते हैं। क्या तो हम लीडर को ही चेंज कर दें, जो कि जो ऐसा सिचुएशन है उसके अनुसार लीडर को ही चेंज कर दें, और नहीं तो दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि जिसमें हम सिचुएशन को ही चेंज कर दें फिर लीडर को फिट करने के लिए। यानी कि जैसा सिचुएशन है उसके अनुसार लीडर डाल दो उस जगह पे, नहीं तो उस सिचुएशन को ही चेंज कर दो। सिचुएशन को चेंज करना मुश्किल है, लीडर डालना आसान है, ठीक है। ये एज्यूम करता है केवल तीन सिचुएशन को। जो डिटर्मिनेंट्स जो हम थे ना, जो डायमेंशन देखे थे, वो तीन सिचुएशन को ले रहा था, मतलब तीन सिचुएशन पे ही फोकस कर रहा था। क्या था वो? लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर और पोजिशनल पावर। बट इन रियलिटी ये जो सिचुएशन है ये बहुत सारे हो सकते हैं। स्ट्रेस भी एक फैक्टर प्ले कर सकता है इन सब के बीच में, ठीक है। तो इसी पे आगे चल के फिडलर ने अपनी थ्योरी को मॉडिफाई किया 1987 में, और ग्रेसिया जो थे उनके साथ मिलके ये इन्होंने एक नया थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी। ये क्या है? ये फिडलर्स मॉडल का ही अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। उसी में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है। उन्होंने क्या दिखाया कि स्ट्रेस जो है ये एक तरह का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन्होंने नया ऐड किया, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे हाई स्ट्रेस का सिचुएशन जब आए तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है लीडर का, वो चैलेंज किया जाता है, जो इसके परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है। तो इनमें ये इन्होंने दो तरीके से देखा, दो रिसोर्सेज पे इन्होंने फोकस किया। एक था इंटेलिजेंस और दूसरा था एक्सपीरियंस, ठीक है। अब स्ट्रेस के सिचुएशन में इंटेलिजेंस वाला आदमी कैसे काम करेगा और एक्सपीरियंस वाला आदमी कैसे काम करेगा? जहां हाई स्ट्रेस का सिचुएशन हो, ठीक है, वहां जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर लो स्ट्रेस का सिचुएशन हो, वहां पे जो इंटेलिजेंस है जिस आदमी के पास, वो बेटर परफॉर्म करेगा, ठीक है। यानी कि कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी सेम है एज ए फिडलर मॉडल, लेकिन इसमें दो नए फैक्टर, एक नया फैक्टर जुड़ गया है, वो फैक्टर है स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस दो चीज पे फोकस कर रहा है, एक है इंटेलिजेंस पे और दूसरा है एक्सपीरियंस पे। हाई स्ट्रेस के सिचुएशन में एक्सपीरियंस वाला ज्यादा काम करेगा, लो स्ट्रेस का सिचुएशन है वहां पे इंटेलिजेंस, जिस लीडरशिप के पास इंटेलिजेंस होगा वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। चलते हैं आगे। अगला है हेर्शे एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, ठीक है, देखते हैं क्या है ये। पॉल हेर्शे और केन ब्लैंचार्ड के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था, और ये थ्योरी इतना पॉपुलर था इनका सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी कि जो 400 कंपनी थे फॉर्च्यून 500 में, उन्होंने इसको अपनाया था, इस थ्योरी को। फॉर्च्यून 500 क्या है? फॉर्च्यून एक तरह का मैगजीन है जो निकालता है कि यूएस में कौन से जो 500 कंपनियां हैं जो सबसे टॉप पे हैं, ठीक है। यूएस के 500 कंपनियां जो टॉप पे हैं वो फॉर्च्यून मैगजीन हर साल छापता है। तो लगभग 500 में से 400 ने इस लीडरशिप की थ्योरी को, सिचुएशनल लीडरशिप की थ्योरी को अपने करिकुलम में शामिल किया है। मतलब वो जब ट्रेनिंग देते हैं लीडरशिप की तो उसमें ये चीजें पढ़ाते हैं, ठीक है। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। कैसे लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जितना भी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे सिचुएशनल थ्योरी, वो सारे डिपेंड करेंगे किस पे? उनका सबसे ज्यादा फोकस होगा लीडर्स पे, लेकिन यही एक ऐसा एकमात्र थ्योरी है जिसका सबसे ज्यादा फोकस होगा फॉलोअर पे। यानी कि ये जो थ्योरी है ये रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर पे बेस्ड है, लेकिन फोकस कहाँ है इसका? फॉलोअर पे, इस थ्योरी का। इस थ्योरी ने दो फैक्टर को आइडेंटिफाई किया किसी भी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप समझने वाला है। पहला फैक्टर था जॉब मैच्योरिटी। जॉब मैच्योरिटी क्या है? यानी कि इंडिविजुअल की एबिलिटी है एक तरह से कि जॉब वो कैसे इंडिपेंडेंटली कैरी आउट कर सकता है, ठीक है।
यानी कि जॉब मैच्योरिटी जिसकी ज़्यादा है वो किसी काम को बिना किसी के सहारे खुद से कर सकता है। अगर जॉब मैच्योरिटी किसी की कम है तो वो उसके के लिए क्या चाहिए, उसको डायरेक्शन चाहिए। तो जॉब मैच्योरिटी को दो पैरामीटर्स में इन्होंने डिफाइन किया है, क्या तो एबल नहीं तो अनेबल। सब समझ में आ जाएगा लास्ट तक, आप बस देखते रहिए। दूसरा है साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या है, इंडिविजुअल का विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट कोअर्सन, यानी बिना पावर के इस्तेमाल किए हुए अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो इसको मेजर करने के लिए इन्होंने दो डिटर्मिनेंट चुना, एक विलिंग और दूसरा अनविलिंग। ठीक है, अब इसी दो फैक्टर के बेस्ड पे सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी में 4 लेवल की मैच्योरिटी डिफाइन की गई है। ठीक है, मैच्योरिटी का 4 लेवल होता है, यानी कि कोई भी आदमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसकी अलग अलग मैच्योरिटी लेवल है। जरूरी नहीं कि उसका रिक्रूटमेंट से ही मैच्योरिटी अलग अलग हो। जैसे नया आदमी रिक्रूट हुआ तो उसका मैच्योरिटी लेवल कम होगा, फिर जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में पुराना होगा तो उसकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये मैच्योरिटी लेवल 4 वाला आदमी भी पहले अपने पोजीशन पे हो। ठीक है, जैसे नया भर्ती हो तो उसका भी मैच्योरिटी लेवल ज्यादा हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट हो, उसको काम अच्छी तरह से समझ में आ गया हो और विलिंग भी हो काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि मैच्योरिटी लेवल फिक्स है किसी आदमी का, कोई ऑर्गेनाइजेशन में गया तो उसकी मैच्योरिटी लेवल यही होगी। अब देखिए, अब समझने वाला है यहाँ पे। तो 4 मैच्योरिटी लेवल में इन्होंने बांटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो वर्कर हैं, क्योंकि फोकस कहाँ है यहाँ, फॉलोअर्स पे फोकस है, वर्कर्स पे फोकस है, ना कि मैनेजर्स पे। तो वर्कर्स की 4 मैच्योरिटी दिखाई गई है, M1, M2, M3, M4। मैच्योरिटी लेवल 1 में क्या है, अनएबल एंड अनविलिंग। ठीक है, अनेबल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए एबल अनेबल दिखाया था ना। अनेबल का मतलब कि वो जॉब इंडिपेंडेंटली कैरी आउट नहीं कर सकता, और अनविलिंग का मतलब क्या है, उसका विलिंगनेस नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। यानी कि ये तो बहुत ही गंदा सिचुएशन है जिसमें उसके पास क्षमता भी नहीं है और दूसरा उसके पास विलिंगनेस भी नहीं है, अंदर से आ ही नहीं रहा है कि मैं ये काम करूं। उस केस में लीडरशिप स्टाइल कैसा होना चाहिए, टेलिंग एंड डायरेक्टिव। ठीक है, यानी कि एक तरह से ऑथोरिटेरियन टाइप का लीडरशिप होना चाहिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जब वर्कर की मैच्योरिटी लेवल, फॉलोअर की मैच्योरिटी लेवल 1 पे हो, जहां वो अनेबल हो और अनविलिंग हो काम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही ये चारों हैं, हम डिस्कस करते हैं चारों, उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैच्योरिटी लेवल क्या है, ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन है। ठीक है, और इस सिचुएशन को हम लोग ह्यूमन लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे वो हम आगे देखेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब हमने M1 डिस्कस किया, इसको क्या बोल सकते हैं, इन्फेंट स्टेज। यानी कि जब नया नया आदमी जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका वैसा ही स्टेज रहता है, इन्फेंट स्टेज, बच्चे की तरह। ठीक है, वहां लीडर का क्या काम है, लीडर ही डिसाइड करता है कि सबऑर्डिनेट को क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो फोर्स का इस्तेमाल करता है सबऑर्डिनेट से काम करवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो आदमी है वो अनेबल है और अनविलिंग भी है, इसलिए वो फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ लीडरशिप स्टाइल क्या होगी, डायरेक्टिव होगी, टेलिंग होगी, वो बताएगा कि कैसे काम करना है, ऑथोरिटेरियन टाइप का। मैच्योरिटी लेवल 2 पे आते हैं। अब ये क्या है, बच्चा बड़ा हो गया है, अब एक तरह से इन्फेंट से ये ग्रोन चाइल्ड बन गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या करता है कि लीडर को डिसाइड करना है कि क्या करना है, बट वो सबऑर्डिनेट को हेल्प करता है। ठीक है, वो जबरदस्ती नहीं करता, हेल्प करता है काम करवाने में। यहाँ सिचुएशन कैसा है, यानी कि साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या है, वो अनेबल है काम करने में, यानी कि उसके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है लेकिन विलिंग है, यानी कि उसके अंदर मोटिवेशन है उस काम को करने का, विलिंगनेस है काम करने के लिए। तो इस केस में जो लीडरशिप स्टाइल होनी चाहिए सेलिंग और कोचिंग की तरह होनी चाहिए। सेलिंग कोचिंग का मतलब क्या है कि जो लीडर्स हैं वो एज ए टीचर की तरह एक्ट करना चाहिए, इसीलिए कोचिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसमें। तीसरा मैच्योरिटी लेवल पे आते हैं, इसमें क्या है कि जो वर्कर है या फॉलोवर है वो एबल है, काम करने के लिए सक्षम है, लेकिन अनविलिंग है, मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी है। उस समय लीडरशिप को क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। कैसे देखते हैं, यही है। M3 क्या है, ये अब चाइल्ड बड़ा हो गया है। ठीक है, चाइल्ड थोड़ा उससे भी बड़ा हो गया है, जैसे 13-14 साल का हो गया है। ये क्या है, सबऑर्डिनेट जो है अनविलिंग है ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन की कमी है इसलिए अनविलिंग है। तो यहाँ क्या है, लीडरशिप स्टाइल जो है वो पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल क्या है कि डिसीजन मेकिंग में आप मदद लें किसकी, जो फॉलोअर्स हैं उनकी, उनको डिसाइड करने दें कि क्या करना है, या उनसे पूछे कोई काम करें। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट यही होता है कि जहां मैनेजर जो वर्कर हैं उनसे सलाह लेता है या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है काम करने की और अथॉरिटी भी देता है। तो ये
तीसरा है लेवल मैच्योरिटी का। मैच्योरिटी का चौथा लेवल क्या हो सकता है कि जहां आदमी पूरी तरह से बड़ा हो गया है। यहाँ क्या है कि पार्टिसिपेटिव लीडर अगर कोई होगा भी, जैसे पिछले सिचुएशन में क्या था, M3 में मैच्योरिटी लेवल जब 3 थी तो पार्टिसिपेटिव चाहिए था। लेकिन अगर आदमी पूरी तरह से बड़ा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ सीख गया है, यानी कि वो एबल भी है और विलिंग भी है, यानी कि वो काम करने के लिए सक्षम भी है, कॉम्पिटेंट भी है और विलिंग भी है, मोटिवेटेड भी है, तो यहाँ लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए लेट गो डेलीगेटिंग। क्यों लेट गो डेलीगेटिंग होना चाहिए? उसको उसी के हालत पे छोड़ देना चाहिए, लेजे फेयर की तरह हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेटिव लीडर यहाँ पे इंटरफेरेंस की तरह काम करेगा, लोगों को लगेगा, वो जो व्यक्ति हैं, फॉलोअर्स हैं, कि ये जो है लीडरशिप मेरे काम में इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो लीडर है उसको लेट गो एटीट्यूड अपनाना चाहिए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको डेलीगेट कर देना चाहिए सबऑर्डिनेट पे। तो यही है ब्लैंचर्ड्स और हेसे का सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। हो आपको ये समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। यानी ये क्या है, ये फोकस कर रहा है किस पे? फोकस है फॉलोअर्स पे, ना कि लीडर्स पे। ठीक है, फॉलोअर्स के अनुसार लीडरशिप स्टाइल चेंज कर देनी होगी। तो फॉलोअर्स के मैच्योरिटी का 4 स्टेज आएगा। वो मैच्योरिटी हम किस पे डिफाइन करते हैं? 2 फैक्टर पे। एक है जॉब मैच्योरिटी, यानी कि उसकी एबिलिटी टू डू जॉब इंडिपेंडेंटली। दूसरा है साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, यानी कि उसका विलिंगनेस अनविलिंगनेस काम करने के लिए। इसी के आधार पर हमने 4 लेवल बनाए, M2, M1, M2, M2, M3, M4, और उसमें देखे कि हम लोग उसकी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या है, हो सकता है अनेबल अनविलिंग हो। उसी के अनुसार हमने लीडरशिप अपना तरीका अपनाया कि अगर ऐसा मैच्योरिटी लेवल है तो लीडर को इस तरह से होना चाहिए, डायरेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी किसके लिए दिया गया था? पॉइंटर कहाँ गया? ये है। पाथ गोल थ्योरी दिया गया था रॉबर्ट हाउस के द्वारा। ठीक है, अब पाथ गोल थ्योरी क्या कहते हैं? एक है पाथ और दूसरा है गोल। ठीक है, तो पाथ गोल थ्योरी नाम से भी जाहिर हो जाएगा। जैसे लाइफ साइकिल हमने देखा, नाम से ही पता चल रहा था, तो वैसे ही पाथ गोल थ्योरी नाम से ही पता चल रहा था। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनका सबका अपना अपना गोल होता है। ठीक है, वो किसी गोल पे पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हो, लेकिन बीच में बहुत सारे हर्डल आते हैं। तो यहाँ लीडरशिप स्टाइल का क्या काम है? उस हर्डल को कैसे ये लोग पार कर पाए, इनको डायरेक्ट करना ताकि गोल तक पहुंच पाए। ठीक है, बेसिक पाथ गोल थ्योरी का यही है, देखते हैं आगे। ठीक, ये लीडरशिप थ्योरी क्या कहता है कि लीडर शुड बी एबल टू प्रोवाइड फॉलोअर विथ इंफॉर्मेशन, यानी फॉलोअर को क्या देना चाहिए? लीडर्स को इंफॉर्मेशन देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए और अदर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें, जो भी रिक्वायर्ड गोल हो उनको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लीडर का दूसरा काम क्या हो सकता है? वो क्लैरिफाई करे पाथ के बारे में, यानी कि गोल को डिफाइन करे। ठीक है, रिड्यूस रोड ब्लॉक्स, यानी कि जो भी अवरोध हो आ रहे हैं रास्ते में, जो भी हिंड्रेंसेज आ रहे हैं उनको खत्म करें, सो डेट फॉलोअर अपना गोल अचीव कर सकें। इसीलिए इस थ्योरी का नाम दिया गया पाथ गोल थ्योरी। समझ में आ गया क्यों नाम दिया गया? ठीक है, आगे बोलता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे यूनिक सिचुएशन आते हैं। ठीक है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट हिंड्रेंसेज भी रहता है, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रॉब्लम है वो वेरी करता है। ठीक है, इसीलिए सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप को हम लोग हर जगह अपना ही नहीं सकते, इसलिए स्टाइल ऑफ लीडरशिप हर जगह हर सिचुएशन में अलग अलग होना चाहिए। अब देखते हैं कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कैसा सिचुएशन आ सकता है और उसके अकॉर्डिंग लीडरशिप कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या सिचुएशन है देखते हैं। या एक तरह से ये मानिए तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पहला केस है कि जहां टास्क जो है वो पूरी तरह क्लियरली एस्टेब्लिश्ड नहीं है, यानी कि टास्क हमें पता नहीं है, टास्क जो दिया गया है वेग दिया गया है, वेगली मेंशन किया गया है। ठीक है, यानी गोल हमें पूरी तरह से पता नहीं है। अब जब ऐसा सिचुएशन हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि जहां हमें गोल ही पता नहीं हो, तो उस समय लीडरशिप स्टाइल होनी चाहिए डायरेक्टिव लीडरशिप। ठीक है, डायरेक्टिव लीडरशिप ही इस केस में इफेक्टिव होगा। इसमें क्या है, लीडरशिप जो भी लीडर है उसको इंस्ट्रक्टिव होना पड़ेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, उसको गोल को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। एक तरह से हर चीज को डिसाइड करना पड़ेगा लीडर को ही और उसी को कमांड देना पड़ेगा। एक तरह से ऑथोरिटेरियन टाइप का ये मान लीजिए। ठीक है, दूसरे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिचुएशन आ सकता है दूसरे तरह का, कि काम रिपीटेटिव नेचर को हो, सेम टाइम का जॉब हो, मोनोटोनस टाइप का काम हो और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो, जैसे इंडियन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये मोनोटोनस है, रिपीटेटिव है। इसमें क्या लीडर होना चाहिए? सपोर्टिव लीडरशिप होना चाहिए। ठीक है, लीडर ऐसा जो कि इनकरेज कर सके अपने सबऑर्डिनेट को और अपने सबऑर्डिनेट के साथ सपोर्टिव हो, उस तरह का लीडरशिप चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में तीसरा सिचुएशन क्या आ सकता हो कि वर्क तो क्लियरली डिफाइंड है लेकिन ये नॉन रिपीटेटिव नेचर का है, यानी कि एक सडन टाइप का इनोवेटिव टाइप का जॉब आ रहा है आपके पास, एक नई समस्या आ रही है जो आपको पहले से पता ही नहीं है। ठीक है, यानी वर्क क्लियर है लेकिन नॉन रिपीटेटिव टाइप का है। यहाँ लीडरशिप कैसा होना चाहिए? अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर होना चाहिए। ये थोड़ा
ये सबसे सक्षम टाइप का एक लीडर मान लीजिए, ठीक है। यानी कि लीडर ऐसा कि जो नॉन प्रोग्राम और इनोवेटिव स्ट्रेटजी को अपनाए। नॉन प्रोग्राम मतलब जो रूटीन काम नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से, और जो इनोवेटिव स्ट्रेटजी है, नए नए प्रयोग करने वाला लीडर, वैसा लीडर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पहला तो लीडर हो गया। दूसरा, इसमें जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जो भी एम्प्लॉय है वो मैच्योर पर्सनालिटी होना चाहिए, ठीक है, जिसको काम पूरी तरह से अच्छे से पता हो, मैच्योरिटी ज्यादा हो, वैसे एम्प्लॉइज में होना चाहिए, ठीक है। तो लीडर कैसा होना चाहिए, जो कि चैलेंजिंग इन्वायरमेंट ला सके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि वो टारगेट को बड़ा फिक्स कर सके, वो फोकस किस पे कर सके, इनोवेशन पे, ठीक है, नए नए आइडियाज पे, ठीक है, पुराने नॉन रिपीटेटिव टाइप के आइडिया पे फोकस नहीं करे। तो इस केस में अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर ज्यादा सक्सेसफुल है। ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का हो सकता है, चौथा, या ऑर्गेनाइजेशन में चौथा इस तरह का सिचुएशन आ सकता है कि जहां वर्क तो क्लियर है बट नॉट क्लियर एज प्रीवियस एंड नॉन रिपीटेटिव। यानी कि इतना क्लियरिटी नहीं है वर्क में जितना पहले है, ठीक है। यानी कि उससे थोड़ा सा ये वेग टाइप का है, ठीक है, जहां वर्क पूरी तरह से क्लियरली डिफाइंड है लेकिन पूरी तरह से क्लियर डिफाइंड नहीं है। यहाँ क्या है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप चाहिए, ठीक है। यहाँ मैच्योर पार्टिसिपेट भी चाहिए, लेकिन मैच्योर पार्टिसिपेंट इनफ नहीं है किसी को काम करने के लिए। यहाँ जो है लीडर को पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी होगी सारे इनिशिएटिव की। यानी कि मैच्योर के साथ साथ लीडरशिप को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला या इनिशिएटिव लेने वाला लीडर होना चाहिए। तो पाथ गोल थ्योरी यही डिफाइन करता है। बेसिक एजम्पशन क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय है, लीडरशिप का वही रोल होना चाहिए कि उनको रास्ता दिखाए, ठीक है, ताकि वो गोल को अचीव कर सके। यानी कि वो जो गोल है उसमें क्लैरिटी लाए, बीच में जो हर्डल्स हिंड्रेंसेस रोड ब्लॉक है उनको खत्म करे ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। उसके बाद पाथ गोल थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन बताता है तरह तरह के। ये हो सकता है कि जहाँ वर्क क्लियरली डिफाइंड हो या डिफाइंड ना हो, गोल क्लियर हो ना क्लियर हो, रिपीटेटिव मोनोटोनस है, तो उस डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन के कैसा लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए वो बताया गया है। यही है पाथ गोल थ्योरी। चलते हैं आगे। अगला है टेनेबम एंड स्मिथ। इसको स्केमडिट नहीं बोलते हैं, स्मिथ बोलते हैं, ठीक है। टेनेबम एंड स्मिथ थ्योरी ये क्या कहता है कि 4 टाइप के लीडरशिप स्टाइल होते हैं, ठीक है। अगर आप लिकर्ट को पढ़े होंगे तो इसको अच्छे से समझ जाएंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं कोशिश करूंगा समझाने का। 4 तरह की ये बोलते हैं कि लीडरशिप स्टाइल होते हैं। पहला टेल्स, दूसरा सेल्स, तीसरा कंसल्ट और चौथा ज्वाइन। ये 4 तरह के लीडरशिप स्टाइल होते हैं। ये जो थ्योरी इनकी बोलती है कि इन्होंने सबसे पहले ये कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि एक ही तरह का लीडरशिप स्टाइल होता है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी सर्कमस्टांसेज में। और वो लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, ज्वाइंस लीडरशिप स्टाइल। देखेंगे क्या है ज्वाइंस लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। यानी कि शुरू में इन्होंने माना था कि ज्वाइंस ही है वही सबसे इफेक्टिव है सारे सर्कमस्टांसेज में, लेकिन बाद में वो अपना व्यू चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि लीडरशिप स्टाइल को चेंज होना पड़ेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, यानी टाइम के साथ उसमें चेंजिंग लाना पड़ेगा। इसीलिए तो कॉन्टीजेंसी और सिचुएशनल थ्योरी में इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि सिचुएशन के अनुसार लीडरशिप जो चीज लीडरशिप है वो चेंज होना चाहिए। अब इसमें एक कंटिन्यूम बनाया है इसमें, ठीक है। ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसमें आप देख रहे होंगे कि आधे में मैंने लाइन खींचा है और आधे को मैंने सादा रखा है। लाइन खींचने का मतलब क्या है, इसमें ऑथोरिटेरियन कंटेंट ज्यादा है जिसमें लाइन है, यानी कि यहाँ पे ऑथोरिटी ज्यादा हावी होगी, ठीक है, डेमोक्रेसी कम होगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंटेंट कम है, ऑथोरिटी ज्यादा है। इसमें भी ऑथोरिटी ज्यादा है, डेमोक्रेटिक कंटेंट कम है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेटिक कंटेंट बढ़ गया है, ऑथोरिटी एक तरह से घट गया, ऑथोरिटेरियन कंटेंट घट गया है। यहाँ पूरी तरह से देखिए कि डेमोक्रेटिक हो गया है, ऑथोरिटेरियन एकदम थोड़ा सा बहुत बचा है। ये कंटेंट कहने का मतलब क्या है, ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, जहां की अगर मान लीजिए हम देखते हैं टेल्स टाइप का लीडरशिप स्टाइल, इसमें क्या है, ये पूरी तरह से ऑथोरिटेरियन होगा, ठीक है। क्योंकि यहां देखिए ऑथोरिटेरियन कंटेंट ज्यादा है, डेमोक्रेटिक कंटेंट थोड़ा सा है। सेल्स में क्या है, ये भी ऑथोरिटेरियन टाइप का ही होगा, लेकिन इसमें क्या है, लाइनिंग देखिए आधे से ज्यादा लाइनिंग है, यानी ऑथोरिटेरियन कंटेंट ज्यादा है इसमें, डेमोक्रेटिक कंटेंट कम है। फिर इधर डेमोक्रेटिक कंटेंट बढ़ जा रहा है और इधर मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे टेल्स की से सेल्स की तरफ आप बढ़ोगे, सेल्स से कंसल्ट की तरफ, कंसल्ट से ज्वाइंट की तरफ, इसमें क्या है, आप धीरे धीरे अपनी ऑथोरिटी को कम करते जा रहे हो और पार्टिसिपेशन को, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं कि क्या है कि ये जो लीडरशिप जो थ्योरी है वो सिमिलर है रेंसिस लिकर्ट के मैनेजमेंट सिस्टम 1 to 4। अब लिकर्ट मैंने पढ़ाया था तो उनका मैनेजमेंट सिस्टम मैंने डिस्कस किया था लगभग आधे घंटे। 1 to 4 क्या है उस वीडियो को आप देखिए, नहीं तो यहाँ भी समझ में आएगा। सिस्टम 1 कहा किस चीज पे बेस्ड था, एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव, यानी कि यहाँ
जो भी वर्कर हैं उनसे कुछ पूछा नहीं जाता था, जो कमांड देता था ऊपर का मैनेजर वही वो काम करते थे, उनको कुछ बोलने सुनने की आज़ादी नहीं थी, एक्सप्लॉयटेटिव था एकदम। सिस्टम 2 क्या था लिकट का, बेनोवोलेंट ऑटोक्रेटिक, थोड़ी बहुत आज़ादी थी फिर भी ऑलमोस्ट ऑटोक्रेटिक ही था। सिस्टम 3 कंसल्टेटिव था, यानी कि लोगों का से पूछ के काम किया जाता था और डिसीजन मेकिंग नहीं किया जाता था, लेकिन उनसे पूछ के कोई भी डिसीजन पे पहुंचा जाता था, यानी उनके इनपुट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन डिसीजन अंत में मैनेजर ही लेता था, ठीक है। और सिस्टम 4 पूरी तरह से डेमोक्रेटिक था, यानी कि पूरी छूट थी, आज़ादी थी। अगर लिकट के ये चारों सिस्टम देखें तो बेसिकली इसी पे है। पहला एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव, दूसरा बेनोवोलेंट ऑथोरिटेटिव, तीसरा कंसल्टेटिव, चौथा डेमोक्रेटिक। सिमिलर कैसे है इससे, टेनेबम की थ्योरी से सिमिलर इसीलिए है कि टेनेबम ने जो टेल्स लीडरशिप स्टाइल दिया है वो किसके सिमिलर है, एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव के सिमिलर है, ठीक है। और सिस्टम 2 सेल्स के सिमिलर है, सिस्टम 3 कंसल्ट के सिमिलर है और सिस्टम 4 ज्वाइंस के सिमिलर है। तो इनमें आपको पता चल गया ना टेल सेल्स कंसल्ट ज्वाइन क्या है। इसमें क्या है, ऑथोरिटी धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, और पार्टिसिपेशन क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ऑथोरिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कि जैसे आप टेल्स से ज्वाइंस की तरफ जाओगे, जो इंटरफेरेंस है लीडर का वो कम होते जाएगा, यानी कि वो ज्यादा पार्टिसिपेटिव टाइप का बनाते जाएगा, डेमोक्रेटिक टाइप का होते जाएगा। और इस कंटिन्यूम के इस साइड पे आप देखेंगे तो वो ज्यादा ऑथोरिटेटिव टाइप का है, ठीक है। तो यही है कंक्लूजन। क्या निकला इनके थ्योरी का, टेनेनबम के थ्योरी का कंक्लूजन यही निकला कि जहां मैनुअल जॉब है, ठीक है, जहां पे अनस्किल्ड लेबर है, जहां पे रिपीटेटिव टाइप का जॉब है, वहां टेल्स के टाइप की लीडरशिप ज्यादा इफेक्टिव होगी। क्या है, ऑथोरिटेरियन टाइप की, जहां सब कुछ डिसीजन मैनेजर ही लेगा। अगर कहीं मैनुअल जॉब करवाना है या अनस्किल्ड लेबर है जहां पे, या रिपीटेटिव नेचर का जॉब है, तो वहां पे टेल्स टाइप का लीडरशिप स्टाइल ज्यादा फोकस करेगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा। जहां स्किल्ड और नॉन रिपीटेटिव जॉब है, ठीक है, यानी कि जॉब में स्किल की जरूरत है और नॉन रिपीटेटिव टाइप का जॉब है, वहां ज्वाइंस, ठीक है, ज्वाइंस क्या है, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है, ठीक में ऑथोरिटी कम है। इस टाइप का जो लीडरशिप होगा वो जो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। इंटरमीडिएट क्या है, इन दोनों के बीच में जो जो सिस्टम 2 और 3 है इस टाइप का है। यहाँ पे क्या है, सेल्स और कंसल्ट टाइप का लीडरशिप ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी खत्म करते हैं, कॉन्टिजेंसी और सिचुएशनल थ्योरी। अगर आपको लग रहा है कि मैंने स्लो बोल रहा हूँ तो आप इस वीडियो को 1.25 या 1.5 या 2x स्पीड पे देख सकते हैं। धन्यवाद।